Singh Dhoni gets the award. नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनआ न्यूज और हमारे इस खास शो T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोरासरिया। हर न्यूज की धड़कन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज T20 वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा दिन है, खासतौर पर हर भारतीय के लिए, क्योंकि आज भारत की टीम न्यूजीलैंड के सामने होगी। भारत के लिए मुकाबला करो या मरो जैसा है, क्योंकि पिछले रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ भारत को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को जीत दर्ज करना बहुत ज्यादा मायने रखता है अगर इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की राह टीम को आसान करना है तो। लेकिन परेशानी यह है कि कई ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो फिलहाल भारत के लिए सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आईसीसी के किसी भी फॉर्मेट में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज नहीं कर सका है। वैसे इसके पहले पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर इतिहास बदला है तो आज मौका भारत के पास है कि इस इतिहास को बदल दिया जाए। फिलहाल भारतीय टीम काफी कुछ परिवर्तन के साथ, माइंडसेट के साथ मैदान पर उतरेगी, क्योंकि एक अच्छा खासा समय भी यहां भारतीय टीम को मिला है। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में, हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे। और आज इसी के साथ दूसरा मुकाबला भी खेला जाएगा जो कि नामीबिया वर्सेस अफगानिस्तान का है, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला 7:30 बजे खेले जाने वाला भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट के तौर पर सुखदेव सिंह गुम्मन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और पल्लव विजयवर्गीय जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और निश्चित तौर पर वो जो जानकारियां देती हैं वो जब मैच में हम लोग देखते हैं पूरा मैच एक सिनेरियो के साथ में, तो काफी महत्वपूर्ण साबित होती है ये जानकारियां। सर, आपसे शुरुआत करता हूं, लेकिन थोड़ी सी बात कल की भी कर लेते हैं। कल 2 आम मुकाबले खेले गए थे और साउथ अफ्रीका ने कल श्रीलंका के खिलाफ लड़खड़ाते हुए सही, लेकिन मिलर के दम पे जीत हासिल की है। बिल्कुल, कल भी हमने प्री मैच शो में यही बात करी थी कि दोनों टीम में हमें जो लगता है कि श्रीलंकन जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी मैच्योर नहीं है, बट कल अगर कहा जाए तो उन्होंने एक अच्छी बैटिंग करी, एक अच्छा टोटल बनाया कि जो डिफेंड कर सकते हों शारजा जैसे विकेट पे। और बाद में एक समय हमें ऐसे लगा भी कि जहाँ पे श्रीलंका बहुत भारी है, परंतु बाद में मिलर ने आगे जिस तरीके से लंबे लंबे शॉट मारे हम सब लोगों ने देखे, साउथ अफ्रीका उस मैच को आराम से जीत गए। सर, श्रीलंका के लिए परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। साउथ अफ्रीका ने मैच जरूर जीत लिया है, अपनी राह आसान की है, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम भी उस पैटर्न में दिखाई नहीं दे रही है जो इसके लिए वो जाने जाती है। देखिए, एक तरीके से बहुत बिखरी हुई टीम है अभी। साउथ अफ्रीका अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रही है पिछले 3-4 साल से, जब तक से उनके स्थापित खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ गए हैं। वहीं पर बिल्कुल सिमिलर हालत आप देखेंगे तो श्रीलंका टीम की। श्रीलंका टीम का भी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। हालांकि कल का मैच अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका के लिए ज़्यादा फ्रेंडली कंडीशन थी। हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से स्लो और लो पिच के लिए श्रीलंका के लिए ज़्यादा बेटर कंडीशन थी। श्रीलंका मैच में थी भी, लेकिन आखिरी में वही उनका एक ही फास्ट बॉलर है जो आउट ऑफ फॉर्म है और वो उसको बार बार खिला रहे हैं, लिहारू कुमारा को, और वही उनके लिए एक बाद में मैच लूजिंग साबित हो गया। जब डेविड मिलर को मालूम था कि हमें लंबे शॉट ही लगाने हैं, उस समय उसने उस बॉलर को पूरा यूटिलाइज करके 2 छक्के लगातार लगा करके उस मैच को खत्म कर दिया। और अब बात करते हैं, कल एक और बड़ा मुकाबला खेला गया था 2 प्रतिद्वंदियों के बीच, और उसमें जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने दर्ज की है, निश्चित तौर पर कंगारुओं के आत्मविश्वास को धराशायी कर दिया है। सर, ऐसी जीत ऐतिहासिक, यादगार? नहीं, बिल्कुल, हमने कल भी कहा था कि एशेज का एक शॉर्ट शार्प एनकाउंटर है और वो वाकई में लगा भी वैसा ही। और कल भी मैंने कहा था कि क्रिस वोक्स जो हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, चेंज इन पेस करते हैं, डिसेप्टिव हैं, बैट्समैन नहीं पकड़ पाता है। और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो बॉलर चेंज इन पेस करेगा और बैट्समैन को ज़्यादा चांसेस नहीं देगा, वही जीत पाएगा। जॉर्डन की बात करें तो बहुत शानदार बॉलिंग करी, 3 विकेट लिए, और उसके बाद में जोस बटलर
तो उन्होंने तो आकर बिल्कुल इस तरह से आकर मारा कि जिस तरीके से वो बहुत जल्दी में हो कि हमको 10 ओवर 11 ओवर में मैच खत्म करना है। जहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रगल कर रही थी, कुछ रन नहीं बना पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो विकेट बहुत हार्ड है बैटिंग करने के लिए, परंतु सारा क्रेडिट जो है इंग्लैंड के बॉलर्स को जाना चाहिए। उन्होंने जिस लेंथ के ऊपर बॉल करी उनको, उस पर उनको मारना बहुत मुश्किल हुआ। और हम देख रहे हैं कि एरन फिंच ऑल्दो उन्होंने 44 रन किए पर वो उस कमांड में नहीं थे, और डेविड वार्नर जो है वो पहले की तरह फिर से जल्दी आउट हुए। कोई भी बल्लेबाज खास कुछ नहीं कर पाया। इन द एंड एक मेगर सा टोटल था जिसको 126 रन को 11.5 ओवर 12 ओवरों में इंग्लैंड ने चेज कर लिया, और बहुत रुथलेस बैटिंग जिसको कहना चाहिए। जॉस बटलर ने बता दिया कि वो किस तरीके से हम बोलते हैं कि एबी डिविलियर्स जो है वो 360 डिग्री प्लेयर है, और अगर हम जॉस बटलर को भी देखेंगे तो उन्होंने हर तरीके के शॉट खेले और इतने खुलकर शॉट, इतने लंबे लंबे सिक्सेस मारे उन्होंने कि एडम जंपा जो पिछले मैच में लग रहे थे कि अनप्लेबल है, इसमें इतने ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे कि वो उठा के जो भी इंग्लैंड बैट्समैन आ रहे थे, जॉनी बेस्टो की बात करें उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग करा, जॉस बटलर की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी। ओवरऑल इट वाज ए वन साइडेड अफेयर, और इंग्लैंड तो ऐसे लग रहा है जैसे वो एक रिकॉर्ड सेट करना चाहता है कि नेट रन रेट में हम इतना ऊपर जा सकते हैं, आज तक वर्ल्ड में कोई भी टीम उतना ऊपर नहीं गई होगी। हेड्स ऑफ टू देम। डीप में जितने कैचेस गए उन्होंने कोई कैच मिस नहीं किया, फील्डिंग वाज इमैक्युलेट, बॉलिंग जो बिल्कुल इस लेंथ के ऊपर थी जो बैट्समैन नहीं खेल पा रहा था, और बल्लेबाजों ने तो आकर दिवाली ही मना दी छक्के मार मार कर। सर दिवाली मना दी है, लेकिन इंग्लैंड की टीम ये बता रही है कि आने वाला सफर कई टीमों के लिए जो इंग्लैंड से भिड़ने वाली है बहुत कठिन होने वाला है, बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है। देखिए इंग्लैंड को अगर आप पिछले 5 साल से देखें तो ये एक टीम के रूप में बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है और हर फॉर्मेट में हो चुकी है, टेस्ट मैच में भी, वनडे में भी और खासकर T20 में भी। इनके पास अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन हैं। बॉलिंग में इनके पास जो पहले वीकनेस थी स्पिन की, वो स्पिन की भी इन्होंने वीकनेस को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया है। कल के मैच को मैं फिर से कहूँगा कि फिर से वो टॉस का गेम था और ओस ने फिर कल बहुत बड़ा रोल क्रिएट किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया पाकिस्तान से नहीं हारी, हमें टॉस से हमारा थर्ड टीम हो गई है टॉस से। क्योंकि अगर हमारी पहले फील्डिंग आती तो हम भी पाकिस्तान को 130 रन के आसपास ही आउट कर देते और हम बड़े आसानी से चेस करते हैं। रात के जितने मैच हो रहे हैं इस समय दुबई, अबू धाबी, शारजाह में, वहाँ पे ओस का बहुत बड़ा फैक्टर है। फर्स्ट बैटिंग में आपको डिफ़िकल्टी इसलिए मिलती है, ड्राई कंडीशन है और बॉलर के हाथ में वो ड्राई कंडीशन में ड्राई पिच को यूज़ करने का बहुत अच्छा एडवांटेज है। और वही कल इंग्लैंड के बॉलर ने किया। आप देख लीजिए क्या रन बने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के। ग्रुप ऑफ डेथ, 6 टेस्ट प्लेइंग एक ही ग्रुप में है और उसमें भी 2 टॉप की टीमों के बीच में कल मैच था। कल का जो मैच था वो ये तय करेगा कि ग्रुप में टॉप कौन करेगा, और यही हुआ। जैसे ही टॉस इंग्लैंड ने जीता, फील्डिंग ली, मालूम था कि इस मैच का आधा फैसला हो चुका है। कोई बहुत बड़ी अनहोनी ही इस मैच में इंग्लैंड को हरा सकती है। पहले भाई इवन जो इयान मॉर्गन ने टॉस जीतने के बाद जो उनके मेरे चेहरे के ऊपर ब्रॉड स्माइल थी, हाँ। वो अपने आप बता रही थी कि वहां पे विकेट के लिए उन विकेट के ऊपर टॉस का महत्व क्या है। एक्चुअली महत्व ये है कि आप देखा जाए तो आप आधा मैच टॉस से ही जीत जाते हैं। जैसे ही आपने टॉस जीता, और अफगानिस्तान जैसी गलती नहीं करेगा कोई भी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग लेने की जो गलती करी, उसी से मैच वो हारे। वो आश्चर्यजनक डिसीजन था पाकिस्तान के लिए। कल के मैच में यही हुआ कि इंग्लैंड की जीत जो है ड्यू फैक्टर ने तय कर दी। आप अंतर देखिए मैच का, जहां ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, फर्स्ट 130 रन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रही है, वहीं इंग्लैंड ने आते ही ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क, पैट कमिंस जैसे बॉलरों को बच्चों के जैसा मारा है। क्यों? क्योंकि पिच से कोई सपोर्ट नहीं था। ड्राई कंडीशन जो थी, हर मैच में इनिंग के ब्रेक में 7 मिनट तक रोलिंग होती है। जो मॉइस्चर आ चुका होता है उस मॉइस्चर का फ़ायदा मिलता है रोलिंग में, वो विकेट थोड़ा ईज आउट हो जाता है और बॉलर को एक तरीके से गीली बॉल मिलती है जो ग्रिप ही नहीं होती है, और बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद ना स्लो रहता है ना लो रहता है पिच। बहुत ड्यू फैक्टर के कारण बैटिंग करना बहुत आसान हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं आज के महामुकाबले की, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये मुकाबला भी शाम को खेले जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी सबसे बड़ी अहमियत किसी की होगी तो वो है टॉस। वैसे कुछ दिलचस्प जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि एक और खिलाड़ी है जो कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्ड के आधार पर भारतीय टीम के लिए परेशानी बन सकता है, वो और कोई नहीं
बल्कि एम्पायर है, रिचर्ड एम्पायर। ये एम्पायर वो है कि जब जब ये भारत के बड़े मुकाबले में इन्होंने एम्पायरिंग की है, भारत के लिए नतीजे पक्ष में नहीं आए हैं। रिचर्ड बोरो। अब क्या किया जा सकता है? 2014 में जब श्रीलंका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ, तब ये महाराज एम्पायर थे और भारतीय टीम के पक्ष में नतीजे नहीं आए। 2015 में श्रीलंका के सामने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, भारत के लिए नतीजे पक्ष में नहीं आए। 2016 में हम खेले, वहां पर भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आए, तब वेस्ट इंडीज हमारे सामने थी। 2019 का वो मुकाबला सबको याद होगा जो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, धोनी रन आउट हुए थे और मैच फिसल गया था, तब भी रिचर्ड ही एम्पायर थे। 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला हुआ, तब भी रिचर्ड एम्पायर थे और नतीजे भारत के पक्ष में नहीं आए। अब इसे क्या कहा जाए कि आज भी एक महत्वपूर्ण मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ और एम्पायर रिचर्ड ही हैं। सर क्या कहेंगे? नहीं देखिए, एम्पायरिंग तो एक बात हो गई, पर आपको आपकी टीम को जाकर मैच खेलना है, आपको अपना पोटेंशियल दिखाना है। देखिए, एम्पायर भी एक इंसान है, हो सकता है कोई स्पेसिफिकली कुछ डिसीजन ऐसे हों। देखिए, कुछ 19 से केस होते हैं, जैसे DRS भी लेते हो, DRS में जो एम्पायर कॉल होता है, कितनी बार वो विकेट पे अगर हम देखेंगे तो बॉल आधा हिट करता है या बिल्कुल टच करता है तो भी उसको आउट दिया जाता है, अगर वो एम्पायर ने आउट दिया हो। अगर वो नॉट आउट दिया हो तो नॉट आउट माना जाता है। DRS है, DRS से अब बहुत कुछ चीजें ऐसी नहीं कि कोई बायस होना चाहे तो बायस हो जाए, नहीं है, बट DRS की भी अपनी प्रॉब्लम्स है। जैसे हमने स्पिनर्स के लिए बात करी कि जब वो बॉल ऑफ स्पिनर अगर ऑफ स्पिन बॉल करता है, ऑप्शन से बाहर पड़ने के बाद में इम्पैक्ट अगर बाहर है और बॉल हिटिंग है, तो मुझे लगता है एक क्राइम है, एक उसके लिए नाइंसाफी है कि जो बॉल हिट हो रही है आदमी बोल्ड हो रहा है, और उसका फायदा लेने के लिए बैट्समैन क्या करता है, ऑप्शन से बाहर अपना पैड निकालता है ताकि अगर मिस करेगी, अगर मैं उसको कनेक्ट नहीं करता हूं, मेरे पैड पे लगेगी तो नियमों का फायदा उठाते हुए मैं नॉट आउट होऊंगा। और जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपको DRS बोल रहा है कि जहां पे बॉल पिच हुई है और आपके पैड पे लग रही है और स्टंप पे जाके हिट हो रही है, इट शुड बी डिक्लेयर एज आउट। इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी बहस चल रही है, मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय हमको ICC की तरफ से इस पे देखने को मिलेगा। परंतु ये एम्पायर जो है इंसान कहीं पे भी गलती कर सकते हैं। वन ऑफ के ऊपर मुझे लगता है कि हमें इतना ज्यादा एक सहयोग है कि जब जब ये हो सकता है कि हम कभी लिंक किसी चीज को कर सकते हैं कि ये इंसान था इसलिए ऐसा हो गया, ये इंसान था, पर अल्टीमेटली आपके क्रिकेटर्स को आकर खेलना है। और मुझे लगता है कि हर एक कंट्री और न्यूजीलैंड के पास, इंडिया के पास इतने बेहतरीन क्रिकेटर हैं कि एक आध डिसीजन इधर उधर जाता है तो पूरी टीम के ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैं ये बोलूंगा 2016 से पहले की जो इंडियन टीम थी वो बस 2016 के बाद की जो टीम है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले हमारे पास एक दो इस तरह के स्टार प्लेयर्स रहते थे जिनके दम के ऊपर हम लोग जो है क्रिकेट खेलते थे। आज हमारे पास लगभग सारे स्टार प्लेयर हैं, कोई भी उनमें से 19-21 हो सकता है कि कोई एक्सपीरियंस के बेस पे ज्यादा अच्छा खेल रहा है, कोई यंगस्टर है वो अभी बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, कॉन्फिडेंस अप कर रहा है, गेन कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बस इतना ही फर्क हो सकता है। बट अदरवाइज मुझे लगता है एज ए प्लेयर जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं तो आपके लिए एक प्राइड होता है और आपको वहां जाके अपना बेस्ट देना होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि अंपायर के कुछ निर्णयों के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर टूर्नामेंट में किसी भी मैच के ऊपर कोई इंपैक्ट आ सकता है। पल्लव सर, आज के मुकाबले में निगाहें प्लेइंग 11 पर भी रहेगी क्योंकि कई आलोचनाओं का शिकार इस टीम को होना पड़ा है अपने सिलेक्शन के कारण, तो कहीं ना कहीं निगाहें प्लेइंग 11 पर रहेगी। और जो संकेत मिले, विराट कोहली ने परसों भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करी थी उसमें लगा है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट हैं, गेंदबाजी करते नेट्स पर दिखाई दिए, तो हार्दिक पांड्या को टीम में जो संशय की स्थिति दूर होती दिखाई दे रही है। अगर आपका सिलेक्शन किया के लिए आप सोचते विचार करते तो ईशान किशन या हार्दिक पांड्या या शार्दुल ठाकुर? देखिए, विराट कोहली की अगर आप कप्तानी शुरू से देखें तो उसमें सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट दिखता है अभी तक कि उनके पास टीम का सिलेक्शन बहुत वीक है। वो टीम के सिलेक्शन में वीक साबित हुआ है। हालांकि अग्रेसिव कैप्टन है, बहुत अच्छा उन्होंने टीम को फाइटिंग स्पिरिट में डाला, कहीं पे भी हारे हुए मैच को भी जीताने के लिए जो एक फाइटिंग स्पिरिट की ज़रूरत होती है वो विराट कोहली की कप्तानी में मिली। लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की हम गलती कर देते हैं। आप हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं, हार्दिक पांड्या के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपको मैच कंडीशन के अनुसार आपकी टीम बनानी पड़ेगी। पिछले मैच में आप देख ले, मोहम्मद शामी का कोई रोल नहीं था, वहाँ पे भी आपको स्पिनर चाहिए था, आर अश्विन बाहर बैठे हुए थे। अगर मोहम्मद शामी की जगह आर अश्विन होते तो उस मैच में हो सकता था कुछ और नतीजा होता। 4 ओवर आपको स्पिनर के मिलते, आर अश्विन बैटिंग भी कर सकते थे। हार्दिक पांड्या
चोटग्रस्त है, आपको मालूम है वो बॉलिंग नहीं करेंगे, हार्ड हिटिंग के लायक कंडीशन नहीं है। आज के मैच में मैं चाहूँगा कि ईशान किशन हो हार्दिक पांड्या की जगह और मोहम्मद शामी की जगह आर अश्विन हो। रीज़न ईशान किशन का इसलिए एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और न्यूजीलैंड की बॉलिंग में 2 लेग स्पिनर है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर है ईश शोडी, एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है माइकल सैंटनर, जो ईशान किशन को आसान होगा। आपके पास मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर होना चाहिए, आपके पास अभी सिर्फ ऋषभ पंत है और साथ में ईशान किशन आ जाएंगे तो आपको उन 2 स्पिनर्स के साथ मतलब ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकेंगे। और हमारी टीम को भी अगर आर अश्विन के आने से स्पिन में ज़्यादा मतलब आपको हेल्प ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आज भी टॉस फैक्टर है। टॉस अगर आप जीतते हैं तो आप फील्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि आप ड्राई पिच का फ़ायदा उठाएं। तो ड्राई पिच का फ़ायदा उठाने के लिए आपको 3 फास्ट बॉलर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी स्ट्रेंथ स्पिन है, आपको स्पिन पे जाना ज़्यादा बेटर है। और ईशान किशन को मैं इसलिए चाहूँगा कि आप हार्दिक पांड्या का क्यों रिस्क लेना चाहते हैं, वो एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, नो डाउट बहुत अच्छा है। अगर वो 4 ओवर डाल सकते हैं तब आप सोचिए, और अगर वो नहीं डाल सकते हैं 4 ओवर तो आपको ईशान किशन पे जाना चाहिए। एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन बीच में आएगा तो दोनों लेग स्पिनर को खेलने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। सर कितना सहमत है आप, खासतौर पर यदि हम बात की जाए वरुण चक्रवर्ती और आर अश्विन अगर दोनों स्पिनर होंगे तो क्या कप्तान यहाँ अपनी पसंद के लिहाज से खिलाड़ी खिलाना चाहेंगे या कंडीशंस के आधार पर? नहीं, डेफिनेटली देखिए क्रिकेट जो है मैं बार बार बोलता हूँ कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, और कप्तान भी नॉर्मली कंडीशन, क्योंकि कप्तान ही वो इंसान है जो कंडीशन को भापता है और टीम थिंक टैंक के साथ बैठकर उनसे बात होती है कि ये विकेट ऐसा है, इसमें हमें फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए या हमें स्पिनर्स खिलाना चाहिए। मैं पल्लव से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो विकेट ऐसा है कि जो स्पिनर्स के लिए जो है मददगार है। सब कॉन्टिनेंट में हमारे यहाँ जितने भी विकेट मिलेंगे उन सब में आपको स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स मिलेंगे जैसे जैसे विकेट यूज होती चली जाती है, क्योंकि इन विकेट्स के ऊपर आईपीएल भी खेला गया और वही विकेट है, और उसके बाद अभी वर्ल्ड कप के भी मैचेस हो रहे हैं। तो ये विकेट आप कितनी भी प्रिपेयर करें, कितनी भी तैयार करें, क्योंकि यूज तो हैं, वो यूज होएंगी तो उन पर वेयर एंड टेयर होगा और उतना टाइम नहीं मिलेगा उनको प्रिपेयर करने के लिए दूसरे मैचेस होने के लिए, और डेफिनेटली आपको स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ हमें फास्ट बॉलिंग में भी अगर कोई चेंज चाहिए तो भुवनेश्वर कुमार को बाहर बिठाना चाहिए। 130, 132, 135 किलोमीटर की स्पीड पे आप बॉल कर रहे हैं, और सेकेंडली उनके बॉल करना तो चलिए ठीक है, उनको स्विंग मिलता है, ये भी अच्छी बात है, परंतु मैं बार बार बोलता हूं कि क्रिकेट दिमाग से खेला जाता है, और अगर आप पे पीछे सक्सेस है तो आप आगे भी सक्सेस करेंगे। आप पिछला मैच जीत के आएंगे तो अगली बार आप जब खेलने जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस इतना अपबीट होगा, इतना हाई होगा कि आप आराम से उस अगले मैच में अच्छा खेल पाएंगे। और यही अगर आप अच्छा नहीं करके आएंगे, आप सनराइजर हैदराबाद के लिए अगर देखिए आईपीएल इन्हीं विकेट्स के ऊपर खेला है, आपके पास 57 बॉल का एवरेज है, अब 57 मतलब 10 ओवर में 1 विकेट ले रहे हैं। आपकी क्रेडेंशियल कुछ नहीं है पिछले 1 साल 1.5 साल से। इंग्लैंड में सीरीज में आपको नहीं लेके गए क्योंकि आप बॉलिंग फॉर्म में नहीं थे, आईपीएल में आपने अच्छा नहीं किया, तो आपका सिलेक्शन किस बेस पे हुआ है? और उसके बाद में भी जब आपके पास में शार्दुल ठाकुर जैसे ऑलराउंडर हैं जो बैट के साथ भी अच्छा करते हैं, बॉल के साथ भी अच्छा करते हैं, जो अभी आईपीएल में भी अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर भुवनेश्वर कुमार की जगह पे शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाएगा, हमें एक एडिशनल बैट्समैन भी मिलेगा और एक बॉलर मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं 2020 जो है वो ग्रेवयार्ड है बॉलर्स के लिए। आप वहां आएंगे, आपको इतना लंबा मारेंगे स्टेडियम से बाहर, बॉल उठा के लाइए, दूसरी बॉल लाना पड़ेगा, वो बॉल गुम जाती है। और अगर आप वही बॉलर, आपके पास चेंज इन पेस होगा। कल मैं इंग्लैंड के बारे में जैसे आपसे कहा था कि क्रिस वोक्स जो है वो बहुत अच्छी चतुराई से चेंज इन पेस करते हैं, बैट्समैन डिसीव होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि बॉल में उन्होंने चेंज किया, स्लोअर किया है, और स्लोअर करने के कारण से उन्होंने, आपको पता नहीं चलता है कि बैट्समैन जब वो कमिट हो जाता है शॉट मारने के लिए और बॉल स्लो आती है तो ऑब्वियसली वो हवा में जाती है और बल्लेबाज आउट हो जाता है। शार्दुल ठाकुर के पास उस तरह की है, वो नकल बॉल करता है, वो यॉर्कर करता है, वो बैट्समैन को देखकर उस हिसाब से करता है, और इनवेरिएबल हर मैच में उसने विकेट लिए हैं। मुझे लगता है एक चेंज ये होना चाहिए। सेकंड चेंज, अगर मान लीजिए हार्दिक बॉलिंग भी कर रहा है, अब हमने भी बीच में देखा कि 20 मिनट नेट में बॉलिंग करी, 20 मिनट नेट में बॉलिंग कुछ नहीं होती है। पिछला जो पाकिस्तान का मैच हुआ तो उससे पहले हार्दिक ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगली लेटेस्ट स्टेजेस में बॉलिंग करूंगा। लेटेस्ट स्टेजेस क्या होता है? आपकी पोजीशन एज ए ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर का मतलब होता है आपको बैटिंग भी करनी है और आपको बॉलिंग भी
करनी है। आप बोल रहे हैं कि मैं बॉलिंग बाद में करूंगा, तो एज ए बैट्समैन मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या की इंडिया टीम में जगह बिल्कुल नहीं बनती है। अगर उसकी जगह हमें खिलाना तो डेफिनेटली ईशान किशन, और उन दोनों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो ईशान किशन एज ए बैट्समैन इज मच बेटर ऑफ देन हार्दिक पांड्या। डेफिनेटली हार्दिक पांड्या एक बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग है बैट्समैन है, किसी मैच को वो क्लोज कर सकते हैं, परंतु क्योंकि उनको अगर हम आईपीएल में भी उनकी फॉर्म देखें तो कोई खास नहीं रही है। मुश्किल से एक आध इनिंग उन्होंने खेली है और उनकी फ्रेंचाइजी पहली बार प्लेऑफ्स में के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन आईपीएल में भी अच्छा नहीं था। इस समय भी अगर वो देखें तो फिजिकली फिट नहीं है प्रॉपरली, फिर भी उनको खिलाया जा रहा है कि उनके पुराना ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए 2020 से लेकर अगर देखा जाए तो 276 रन उन्होंने बनाए 182 के स्ट्राइक रेट से, और कुछ 20-21 छक्के उसमें मारे हैं, जिनको ध्यान में, इस डेटा को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट उनको ला रही है कि साहब क्योंकि ये अच्छा खेले हुए हैं और एक दिन हमको मैच जिता दें, हम मिलाए, तो हम इस सोच के साथ कि वो हमको एक मैच जिता देंगे जिस दिन हम फंसे होंगे, हम किसी एक प्लेयर को वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें प्लेयर इस तरह के चाहिए जो हमें हर मैच जिता सकते हों। उसकी जगह पे अगर ईशान किशन आएंगे, मैं पल्लव के साथ बिल्कुल सहमत हूं, हमारी बैटिंग लाइनअप बेटर होगी। और डेफिनेटली आप जब लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन खेलते हैं तो बॉलर कोई भी हो, अगर राइट आर्म हो या लेफ्ट आर्म हो, आपको जैसे स्ट्राइक चेंज होती है आपको लेंथ चेंज करनी होती है, फील्डिंग चेंज होती है, कैप्टन के लिए मुश्किल होता है, और जब ये चेंज ओवर होता है तो बॉलर का दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है। आपको एक लाइन के ऊपर ही अगर राइट हैंड साइड हैंड बैट्समैन है, ऑस्टम के बार बार अगर आपको बॉलिंग करनी है तो आपके लिए बहुत ईजी, आपको मालूम है एक स्पॉट है वहां पर मुझे करना है, मेरी फील्ड सेट है सारी, तो आप इजी बॉलिंग करते हो। और वही मान लीजिए एक रन लेके लेफ्ट हैंडर आता है तो आप जो ऑफ स्टंप पे कर रहे थे वो आपको लेग स्टंप हो गया, आपको वो स्टंप ऑफ स्टंप उनकी लेग स्टंप हो गई, तो आपको बार बार वो चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करते हैं तो डेफिनेटली बॉलर गलती करता है और इजी होता है। हमने पिछली बार भी देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जब विकेट गिरा था तो कप्तान कोहली डगआउट में बोल रहे थे कि अगर मैं आउट होता हूं, इशारा कर रहे थे कि मैं, तो मतलब राइट हैंडर बैट्समैन भेजना है, और ऋषभ होता है आउट होता है सामने तो उसने बोला लेफ्ट हैंडर भेजना उसमें। तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जो होता है डेफिनेटली बॉलर्स के लिए जो बहुत सारी हेडेक पैदा करता है और बैटिंग टीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा निर्णय होगा इनकेस अगर ईशान को खिलाते हैं। पर मुझे जो एक और फीलिंग आ रही वो आ रही कि विराट कोहली बहुत ज्यादा हार्दिक के फेवर में हैं, तो ये बहुत रेयर ही मुझे लग रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट भी आ रहा है कि हम 2 ओवर उनसे करवा लेंगे, 4 नहीं तो 2 करवा लेंगे। और देखिए एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है अगर आप एक ऑलराउंडर उनकी जगह लेते हैं तो क्या होगा, आपको बॉलिंग फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर मैं कप्तान होता तो मेरे पास एक एडिशनल बॉलर होता तो मैं ये करता कि जसप्रीत बुमराह को सिर्फ डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराता, पहले 1 आध ओवर करवाना तो करवा लिया, नहीं तो उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद में वरुण चक्रवर्ती को मैं पावर प्ले में बॉलिंग कराता, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, वो धीरे करते हैं और बॉल उनकी मूव होती है हर तरफ, और न्यूजीलैंडर्स जो हैं उसके अगेंस्ट आपको कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते पाते, क्योंकि जब आपके पास 2 बॉलर आपने यूज कर लिया, आपने डिफाइन कर दिया कि इसको मैं पावर प्ले में बॉलिंग कराऊंगा और इसको डेथ ओवर में कराऊंगा, फिर आपके पास एडिशनल बॉलर चाहिए मेकशिफ्ट के लिए कि कहीं पे भी कुछ प्लान अगर ए फेल होता है तो प्लान बी हमारे पास होना चाहिए। आप स्ट्रिक्टली 5 बॉलर के साथ में मैच खेलने जाते हैं तो वो सब मैच विनर्स होने चाहिए। आप उनके ऊपर रिस्क नहीं ले सकते कि एक को पड़ जाएगी तो आप क्या करेंगे। एंड एनी प्लेयर कैन हैव ए ऑफ डे। हम कितना भी अच्छा बॉलर ले आए, कितना भी अच्छा बैट्समैन ले आए और हम सोचें कि वो 100% हर मैच में वैसा ही वैसा मैच दर मैच परफॉर्मेंस देता रहे, ये होता नहीं है। किसी एक बॉलर का ऑफ डे होगा और वो मैच आपके लिए बहुत मुश्किल होगा बचाना। तो सब प्लेयर को परफॉर्म करना होगा, बेटर करना होगा। और अगर वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड हमसे 2-0 से आगे है, पर अगर हम 2020 लेट ऑफ की सब की बात करें तो उसमें हम 8-8 से दोनों बराबर हैं। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज सिर्फ टॉस का है, जो तीसरी टीम है, जो तीसरा एक एडिशनल बोनस प्लेयर है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि इन विकेट के ऊपर जैसे पल्लव ने कहा और मैं रोज ही लगभग यही बोलता हूं कि टॉस जीतो और मैच जीतो। आपने टॉस जीता तो 75% आप निश्चित हो जाइए कि आप मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि कंडीशन इतनी हैवीली आपके फेवर में आ जाती हैं कि जब बॉल गीला होगा तो बॉलर करेगा क्या उसमें, और बॉल गीला होता है, विकेट के ऊपर ड्यू आता है, रोलिंग होती है, वो विकेट जो स्लगिश होता है, स्लो होता है, बैट पे बॉल नहीं आता है, वही फास्ट हो जाता है। और हमने देखा जोस बटलर ने कैसे लंबे लंबे सिक्सेस मारे जहां पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो ये एडवांटेज है टॉस का। तो मुझे लगता है आईसीसी को मैं बार बार बोलता चला आ रहा हूं कि डेफिनेटली मैं समझता हूं कि
अगर वर्किंग डेज में आपको मैचेस करवाने हैं तो मैचेस आपके इवनिंग में होंगे, इवनिंग में होंगे तो ड्यू फैक्टर एक सीजन में डेफिनेटली आपको हर्ट करेगा। तो उस समय देयर हैज टू बी ए लॉ कि आप 20 ओवर अगर कर रहे हैं तो 20 ओवर में 2 टॉस होने चाहिए, पहली इनिंग में एक टॉस होना चाहिए, सेकेंड इनिंग में फिर टॉस होना चाहिए 10-10 ओवर का, ताकि सूखी बॉलिंग के साथ दोनों को मौका मिलना चाहिए 10-10 ओवर का करने का। और सेकंड में अगर आप हारते हैं तो फिर ठीक है, फिर सेकंड टाइम आपका लक है कि अगर आप सेकंड टाइम बॉलिंग करने जा रहे हैं तो आपको पता है पहले अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आप सेकंड टाइम आपको गिली बॉल मिल सकती है, तो आप उस तरह से प्रिपेयर्ड होंगे कि मुझे कितना लीड लेना है, क्या करना है। मैचेस कैन बी मोर कॉम्पिटिटिव। और इसी बीच भारत और न्यूजीलैंड से पहले खेले जाने वाला जो मैच है वो अफगानिस्तान वर्सेस नामीबिया का है, और इसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला अफगानिस्तान ने किया है। तो सर टॉस से ही अब होने लगा है जीत का कॉल, इसलिए मैं आपको गिफ्ट करता हूं ये बॉल। थैंक यू। पर सर जी पर देखिए इसमें टॉस भी डे गेम में कोई इफेक्ट नहीं है। अभी नामीबिया और अफगानिस्तान का जो मैच है, इस मैच में क्योंकि ये दिन का मैच है, दिन में कोई ड्यू नहीं है, कोई ओस नहीं है, इसमें सिर्फ कैप्टन को ये देखना है कि विकेट की कंडीशन क्या विकेट बैटिंग के लायक है, क्या विकेट ज्यादा यूज्ड है, तो बाद में जाके सेकेंड इनिंग में आपको स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। तो आप डे गेम खेलेंगे तो आपको कोई भी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। बट फिर भी टॉस का डेफिनेटली एक फायदा होता है कि टॉस के हिसाब से आप अपनी टीम की स्ट्रेंथ के हिसाब से काम कर सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो 5%, 10%, 15% विकेट जो है किस फेवर में जाएगा, और आप अकॉर्डिंगली अपनी टीम को प्लानिंग कर सकते हैं। टॉस जरूर बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पल्लव सर, बात भारत न्यूजीलैंड के मुकाबले की तरफ आते हैं क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुकाबला है, लेकिन यहाँ कप्तान कोहली एग्रेसिव कैप्टन माने जाते हैं और सामने है कूल कैप्टन केन विलियमसन। लेकिन भारत के पास एक सबसे बड़ी ताकत है और वो है कूल कैप्टन के तौर पर मशहूर और वर्तमान में टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी। मैं समझता हूं सर बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि वो जितना माइक्रो लेवल पर टीमों का एक शोध करते हैं और जितना बेहतर वो केन विलियमसन को जानते होंगे, उनकी कप्तानी को जानते होंगे, बतौर मेंटोर कितनी बड़ी भूमिका धोनी की रहने वाली है? देखिए, जो टीम का थिंक टैंक है वो ये काम पहले ही कर चुका होता है। धोनी भी अब मेंटोर हैं। जब वो फील्ड में होते हैं तब वो अलग फॉर्म में होते हैं। फील्ड में होने के लिए आपको स्पॉन्टेनियस होना जरूरी है। बाहर तो आप ठीक है पूरी टीमों का आप एनालिसिस कर लेंगे, एनालिसिस के अनुसार आप तय भी कर लेंगे, उनके ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर तक उनके बॉलिंग साइड को सब कुछ एसेस कर लेंगे, आप कंडीशन भी एसेस कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है वो होती फील्ड में। अगर आपका प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी पे कितनी जल्दी शिफ्ट होना है। आपको बहुत जल्दी अपने चेंजेस करना पड़ते हैं डिसीजन में, और उसके अनुसार आपको निर्णय तेज़ी से बदलने पड़ेंगे। स्पॉन्टेनियस होना कप्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सिचुएशन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मामले में धोनी जब कप्तान थे तब बहुत अच्छे थे। जहाँ तक वाइट बॉल का क्रिकेट का सवाल है, वनडे क्रिकेट और T20 में वो बहुत अच्छे कप्तान थे। टेस्ट मैच में लंबा फॉर्मेट था तो कहीं ना कहीं वो गलतियां कर देते थे, लेकिन शॉर्टर फॉर्म में वो बहुत अच्छे कप्तान थे। वो अभी भी आप देखिए एक लगभग वेटरन टीम को लेकर के वो IPL जीत चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक। हाँ, उनके पास एक सोचने के वाइट बॉल क्रिकेट जो लिमिटेड ओवर का क्रिकेट है उसमें तो वो स्पॉन्टेनियस हैं, बहुत जल्दी वो सोच लेते हैं। यहाँ पर कप्तान कोहली को भी उतना ही परफेक्ट होना पड़ेगा। वो ये ना सोचे कि मैं इस टूर्नामेंट के बाद कप्तान नहीं रहूँगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट भी इम्पोर्टेंट है, आपको जीतना है और ये मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये मैच हम कभी किसी कारण से हारते हैं तो हम डिपेंड हो जाएंगे फिर से न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के मैच में कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और उसके बाद वो हम अफगानिस्तान को हरा के और नेट 100 बेटर करके जीतेंगे। आपको ये सारी चीज़ों के अलावा सिर्फ और सिर्फ आज के मैच पे ध्यान देना होगा। मेंटोर धोनी है, बहुत अच्छी बात है, उनके बहुत बड़ा हेल्प मिलता है टीम को, एक अच्छा एक्सपीरियंसफुल प्लेयर आता है तो साथ में। लेकिन कप्तान कोहली को फील्ड पे जल्दी निर्णय लेने होंगे, आज के मैच की ज़रूरत भी है। और आज के मैच में टीम सिलेक्शन पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि भुवनेश्वर कुमार की जगह शार्दुल ठाकुर, तो ये बहुत अच्छा चेंज होगा ये, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग भी भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर की लगभग समान है। कोई भुवनेश्वर कुमार बहुत बड़ा एज नहीं दे रहे हैं टीम को आपको फास्ट बॉलिंग में, तो शार्दुल ठाकुर भी आते हैं। तो 2 फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और 3 स्पिनर आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प देंगे इस मैच। और उसके बाद बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो भारत के सामने एक बड़ी समस्या अगर कोई
पैदा कर सकता है तो वो है ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि हमने लेफ्ट आर्म के सामने देखा पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शाहीन आफरीदी ने किस तरीके से भारतीय आक्रमण को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया था, भारतीय शुरुआत बिगाड़ दी थी। और ट्रेंट बोल्ट उसी तरह के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि जो शुरुआत शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान को दिलवाई थी वही कहीं ना कहीं एक बार फिर न्यूजीलैंड को दिलवाएं। ये भारतीय टीम के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है ट्रेंट बोल्ट की गेंदबाजी। सर वही परिस्थिति, वैसा ही शानदार बॉलर और वैसा ही स्विंग। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु मैं एक चीज कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी की जो स्पीड है वो ट्रेंट बोल्ट से ज़्यादा है, और लेफ्ट आर्मर अगर ज़्यादा क्विक होगा तो उसको खेलना मुश्किल होगा। और ट्रेंट बोल्ट की जो स्पीड है और वर्सेस एक एडवांटेज है कि वो आईपीएल में इनको मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा उनको नेट्स में हमेशा खेलते हैं, जबकि रोहित शर्मा का अपना रिकॉर्ड जो है पिछले अगर हम T20 की बात करेंगे तो रोहित शर्मा को 3 बार न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने एक बार आउट किया। ट्रेंट बोल्ट ने एक बार किया, टिम साउदी ने एक बार किया और मिचेल सेंटनर ने एक बार किया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में जरूर रहेगी। परंतु जहां तक शाहीन शाह अफरीदी और ट्रेंट बोल्ट का सवाल था तो ट्रेंट बोल्ट डेफिनेटली अच्छे बॉलर हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लेफ्ट आर्मर नई बॉल के साथ जब करता है, और ये नई बॉल जो है पहले 2 ओवर 3 ओवर आपको स्विंग देती है, और 3 ओवर में से 2 ओवर अगर वो करेंगे और स्विंग मिलती है, तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा अभी ध्यान रहना चाहिए वही रहना चाहिए कि पहले 6 ओवर में अपने विकेट बचाना है। इन केस अगर मान लीजिए कुछ भी किसी तरीके से बैटिंग फर्स्ट सेकंड इमेटेरियल है वो आपके हाथ में नहीं है, आपको जो भी मिलता है आपको उसके हिसाब से खेलना है। परंतु प्लान ये होना चाहिए कि पहले 6 ओवर में मिनिमम विकेट लॉस होना चाहिए, और अगले 14 ओवरों में, क्योंकि उस समय विकेट बॉल आपकी हिलती नहीं है, और जब बॉल नहीं हिलेगी, स्विंग नहीं होगी, तो एज ए बैट्समैन इन द सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन सिचुएशन वहां आकर हमारे बल्लेबाज बहुत तगड़े हैं। और जहां तक हम बैटिंग की बात करेंगे तो कप्तान विराट कोहली पिछले 2 वर्ल्ड कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं, हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। रोहित शर्मा की हम बात करेंगे तो 3rd हाईएस्ट रन गेटर हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो हमारी टीम जो है वो बहुत बैलेंस है, बहुत अच्छी है। परंतु कंडीशंस जो हैं, मैं बार बार बोलता हूं, टीम 19-21 हो सकती हैं, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है वो सिचुएशन, वो सिक्का किसके फेवर में आता है। सिक्का हमारे फेवर में आएगा तो हम 100% आज विनर होंगे, नहीं आएगा तो हमें मेहनत करनी होगी उस जीत को हासिल करने के लिए, पर जीत तो चाहिए ही चाहिए। परंतु अगर दोनों कप्तानों के बीच हम बोलेंगे तो ये मुकाबला फायर वर्सेस आइस है, एक बहुत एग्रेसिव और एक बहुत कूल है, और दोनों में बहुत सिमिलरिटीज हैं, समानताएं हैं। दोनों अंडर 18 से ही कैप्टनसी करते चले आ रहे हैं और साथ साथ करते चले आ रहे हैं। अंडर 18 में जब वर्ल्ड कप इंडिया जीता था तो उस समय भी केन विलियमसन थे, और तब से लेके इन दोनों में अच्छी दोस्ती भी है, दोनों कैप्टनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। और पर कैप्टन कूल जो हैं केन विलियमसन, वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, वो अपनी टीम को साथ लेके चलते हैं, ऑल्दो वो बहुत एग्रेसिव नहीं लगते, पर पता नहीं लगता 1s and 2s में कब रन बनाते हैं। सिमिलरली कोहली की बात, अपन विराट कोहली की बात करेंगे, पिछले मैच में भी अर्धशतक किया, और पिछले 3 T20 मैचेस में अर्धशतक करते चले आ रहे हैं, लगातार 3 हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाई हैं। और आज हम उम्मीद करेंगे कि वो 50 भी बड़ा बनाएं, क्लोज टू 100 और प्लस 100 अगर वो इंडिया के लिए कर सकते हैं तो श्योरली हम ये मैच जीतकर और अपना राह सेमीफाइनल के लिए आगे बढ़ाएंगे। पल्लव सर, यहाँ निगाहें जिस खिलाड़ी पर रहेगी जो मैं पर्सनली मानता हूँ वो है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि ये जिस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं वहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है टीम की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए। सूर्य कुमार यादव क्षमताओं में कोई कमी नहीं है, अपने कई शानदार प्रदर्शन के बल पर यह खिलाड़ी साबित कर चुका है कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम में इस खिलाड़ी की भी जरूरत है, लेकिन अब जरूरत के साथ साथ प्रदर्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। सर क्या कहेंगे? नहीं, डेफिनेटली है। अगर आप मुंबई इंडियंस से देखें तो उनका फॉर्म बरकरार नहीं था, और आखिरी के मैच में जरूर वो फॉर्म में आए थे, और अभी आपने इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो उन्होंने एक ही मैच खेला और एक ही मैच में वो फेल हुए हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे 6 ओवर में ही 3 विकेट गिर गए थे, तीसरा विकेट उनका ही था। आज उन्हें ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि 4 नंबर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब प्लेस होती है किसी भी टीम में। आपके ओपनर आउट हो सकते हैं, आपको, आपने जैसा कहा रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल आपको रीढ़ की हड्डी का ही रोल करना है। अगर आप आउट हो गए तो टीम का पीछे तक आपका जो लास्ट में जो टैलेंटर्स हैं वहां तक आपका इफेक्ट जाता है। ये हमने पाकिस्तान के खिलाफ देखा, वो आपने देखा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें 152 रन तक ही रुक गए थे। अगर यही सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की उस समय पार्टनरशिप थोड़ी सी ज्यादा होती तो हो सकता था हम 170-180 विनिंग टोटल फाइटिंग टोटल वो विकेट गिरते हैं, लेकिन तीसरा विकेट बहुत बड़ा
सेटबैक होता है किसी भी टीम के लिए। तो सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा जरूरी खिलाड़ी है और बहुत ज्यादा जरूरत भी है आज बेहतर प्रदर्शन करने की। गेंदबाजी में तब्दीली की आवश्यकता है, कितना बदल पाती है ये टीम अपनी सूरत और सीरत को, ये तो निश्चित तौर पर बड़ी देखने वाली बात होगी। लेकिन बात न्यूजीलैंड की जाए तो बल्लेबाजी के क्रम में ये टीम भी कहीं से भी कहीं कम आकी नहीं जा सकती। सर बिल्कुल ठीक बात है। हमको बार बार उन्होंने वर्ल्ड कप में हर्ट किया है और उनकी बल्लेबाजी के दम पे ही किया है। बड़ी बैलेंस टीम है वो। हाँ डेफिनेटली कुछ अगर मैं बोलूँगा स्पिन डिपार्टमेंट में उनके 2 स्पिनर हैं, अच्छे हैं, पर वो इतने परिपक्व स्पिनर नहीं हैं। हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट देखा जब उनको मौका था जिस समय, तो उस समय वो आकर उनकी बॉल गेंदबाजी जो थी वो उनका साथ नहीं दे पाई। और हमारे पास जो स्पिनर्स हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, परंतु फिर इवनिंग मैच है, इवनिंग मैच में आपको सूखी बॉल मिलेगी तो आप एक दूसरे से कंपटीशन कंपैरिजन कर सकते हैं। गीली बॉल के साथ में ये बहुत नाइंसाफी है। पर डेफिनेटली हम लोग जब आकलन करते हैं, हम लोग जब बात करते हैं, हम सिर्फ बात करते हैं इवन कंडीशन के ऊपर कि आप डे गेम है, डे गेम में कौन सी टीम कैसा खेल सकती है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कैसी खेल के आ रही है, क्या कर सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम उनके ऊपर, और बाकी टॉस हम जो है वो सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा है, तो टॉस को हम छोड़ देते हैं किसकी है, और हम बाद में ड्यू आ रहा है नहीं आ रहा उसके ऊपर बात ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो टॉस हारेगा उसको ऑब्वियसली 99.99% गीली बॉल के साथ ही बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो और अगर बाकी हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर अब जो टीमें हैं, ये आज राइवलरी जरूर रही है वर्ल्ड कप में, हम लोग उनसे पीछे रहे हैं, पर मुझे लगता है कि अब जो हिंदुस्तान की टीम है जिस तरीके की है, हाँ एक मैच हम हारे हैं, उससे बहुत सारा हर एक को निराशा मिली है दर्शक को देखने में, और कहीं ना कहीं हम लोग बार बार सोचे और ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हम चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से 10 विकेट से कैसे हार सकते हैं। हम 1 विकेट भी नहीं ले पाए। पर कंडीशन अगर आपके फेवर में नहीं होगी तो आपके प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाएंगे। कंडीशन अगर बराबर है, फिर हमारी टीम नहीं करती है तो हम बोल सकते हैं हमारी टीम अच्छी नहीं है। परंतु फिर भी मैं बोलूंगा कि एक हमको सीख पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट से लेना चाहिए। उन्होंने हर मैच में ये दिखाया है कि एक प्लेयर का स्पेसिफाइड रोल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हर ओवर में स्पेसिफाइड रन बनना चाहिए। अगर आप चेस कर रहे हैं, उन्होंने 3 में से 2 टॉस जीते, 1 हारा, जो 1 हारा उसमें लगभग अफगानिस्तान के साथ फंस गए थे। एक अगर और अच्छा बॉलर स्पिनर अफगानिस्तान के पास होता, 2 ओवरों में 24 रन थे, जन्नत के 1 ओवर में 24 रन बनाकर आसिफ ने वो मैच जीत लिया, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वहां पे फंस गया था। तो कोई भी टीम देखिए 2020 में गिवन डे के ऊपर किसी को भी हरा सकती है, परंतु आपकी टीम कॉम्पोजिशन जो है वो एक अच्छी होनी चाहिए। उसमें आपके पास सोच होनी चाहिए कि ये विकेट क्या खेल रही हैं, कैसी खेल रही हैं, मेरे पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है, किसको खिला सकता हूं। ये कप्तान और थिंक टैंक का काम है। और अगर ये दोनों मिलकर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो टीम अच्छी नहीं होगी। टीम अच्छी नहीं होगी तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। परंतु मुझे लगता है कि आज क्योंकि इंडिया के पास में करो या मरो है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाद में वो भाग्य पे भरोसे बैठे कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और फिर वो बाद में, क्योंकि हमारे पास लास्ट 2 मैचेस हैं वो छोटी टीमों के साथ है कि उन दोनों टीमों के साथ हमको खेलना है और उन टीमों के साथ में हमको नेट रन रेट जो भी अचीव करना होगा वो हमारे लिए एडवांटेज है। पर जब भाग्य आपका अपने हाथ में है तो आप अच्छे तरीके से उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं, और दूसरों के हाथ में तो आप सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं कि मैं ऐसा प्रेयर करूंगा तो वो हार जाएगा या वो जीत जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू टेक इंडियन टीम एनीवेयर। और हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग टीम है, हम दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज का मैच हम जीतेंगे, और हमारा जो मुझे प्रोबेबल लगता है, ये मेरी अपनी गट फीलिंग है कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान आएगा और इंडिया वो मैच जीतेगा। ओ सर, ये तो आपने अभी जो 7 दिन का जो तनाव चल रहा था वो पूरी तरीके से एक रिलैक्स कर दिया। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह का फाइनल मुकाबला हो और भारत इस बार जवाबी हमला इतना करारा करे कि वो भी सर्जिकल स्ट्राइक की श्रेणी में आ जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की फेवरेट टीम का सर, अफगानिस्तान वर्सेस नामीबिया। नामीबिया बहुत अच्छा कर रही है, पहला मैच उन्होंने जीता है, परंतु कंसिस्टेंट टीम लग रही है वो। लेकिन उनका सामना जो है वो राशिद खान की आर्मी से होगा कि 3 स्पिनर हैं उनके, उन तीनों को नामीबिया के लिए खेलना मुश्किल होगा। टॉस जो है अफगानिस्तान ने जीता है और बल्लेबाजी ली है। नबी ने फिर कहा कि ये विकेट यूज दिख रहा है और बॉल स्पिन मिलेगी और डे गेम है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है अफगानिस्तान को एडवांटेज। और एक मैच इनके बीच में 2017 में हुआ था जो 2017 में ये टीमें खेली थी जिसमें अफगानिस्तान जीता था। तो मुझे लग रहा है पहले मैच में अफगानिस्तान को एज है, अफगानिस्तान जीतेगा। देखिए अफगानिस्तान, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये अफगानिस्तान को सूट करती है और ये एक टीम है जो बिना डरे खेलती है।
और इसके पास निडर स्ट्रेंथ भी है, इसके पास स्ट्रेंथ भी है इस कंडीशन को लीड करने की। और अगर रात के मैच में देखें तो डेफिनेटली मैं इंडिया की तरफ ही जाऊंगा। एक मैच अगर आपके लिए नाइटमेयर साबित हो गया तो उसके डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो आपको ठीक है ड्यू फैक्टर ने हराया था। यहाँ पे इंडिया टीम को एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए, टॉस अगर आप हार भी जाते हैं, आपकी पहले बैटिंग आ जाए तो निराश मत होइए। ज़रूरी नहीं कि ड्यू आपको बहुत ज़्यादा हरा दे। आप अपने प्रतिभा पे, अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए और आपको वो काबिलियत हासिल करनी होगी कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ भी मिले तो हम किसी भी टीम को हराने की काबिलियत रखते हैं। ये सोच करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए अगर यहाँ कहीं ना कहीं टॉस पर डिपेंडेंसी या निर्भरता कम कर दी जाए, अपने प्रदर्शन को महत्ता दी जाए, तो निश्चित तौर पर खिताबी दावेदारी हमसे दूर नहीं है। सर आप बिल्कुल ठीक बात है। मैं पहले मैच में भी एक चीज और कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की ये जो टीम है कहीं ना कहीं मुझे जयसूर्या श्रीलंका की टीम की याद दिलाती है कि वो भी इसी तरह से फ्री होकर खेलते थे। कालू वितरना, जयसूर्या आते थे और हमारे बॉलर्स को और बाकी दुनिया के बॉलर्स को पॉइंट पे छक्का, थर्ड मैन पे छक्का, कवर्स के ऊपर छक्का, मतलब वो पहले ब्रांड की क्रिकेट थी जिसमें पावर प्ले को यूटिलाइज करना सीखा। और उसी तरह के अफगानिस्तान के पहले 4-5 बैट्समैन हैं जिनकी स्ट्राइक रेट भी जो है 135, 145, 155, 160 के आसपास है। वो लोग भी ऐसे खुलकर खेलते हैं और बाद में उनके पास भी स्पिनर्स वैसे हैं, मुरलीधरन जैसे, कि आने के बाद में राशिद को खेलना, मुजिबुर रहमान को खेलना, नबी को खेलना दूसरी टीम के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है और कंडीशन जो है उनके फेवर में, तो इसलिए मैंने अफगानिस्तान का बोला। सेकेंड मैच में डेफिनेटली हम जैसे बोलते हैं हमारा हिंदुस्तान महान, हम ही जीतेंगे, हमको जीतना है, हमारे पास कोई चारा नहीं है। मैं तो इतना क्लियर मेरे दिमाग में है कि अगर इंडिया आज हारता है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा ये कि, और कहीं पे भी आईसीसी और जितने भी आपके प्रमोटर्स हैं जितने भी हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान की टीम इसमें से हारना चाहिए। हमारे साथ साथ पूरे दुनिया के लोगों की भी दुआएं साथ में हैं, विशेष साथ में कि इंडिया जीतनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्रिकेट में से किसी पर्टिकुलर टूर्नामेंट से इंडिया बाहर हो जाती है तो नीरस सा हो जाता है। 130 करोड़ लोग उसको देखने के लिए, पाकिस्तान, ये दोनों मिला के 35-40% दुनिया के लोग अगर बाहर हो जाएंगे इसमें से तो मजा नहीं आएगा। पाकिस्तान के लोगों को भी तब मजा आएगा जब हिंदुस्तान के साथ भिड़ेंगे। क्या तो वो भी चाह रहे होंगे कि नहीं भैया जीत के, उन्होंने बोला कि हमें ऐसा डर नहीं है, कि पाकिस्तान के कोच ने कहा कि हम चाहते हैं, हमें कोई डर नहीं है, इंडिया जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे और फाइनल में हम दोनों खेले। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और एक दावत फिर से पूरे विश्व को क्रिकेट देखने के लिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान फाइनल होना चाहिए, आज इंडिया जीतेगा। तो ऐसी दावत के लिए जरूरी है कि आज कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की हजामत कर दी जाए। तो दूसरा मुकाबला सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल अफगानिस्तान बल्लेबाजी पर उतरने वाली है, नामीबिया के खिलाफ मजबूत दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने अपने प्रदर्शन के बल पर बता दिया है कि क्रिकेट की दुनिया में इस टीम को कम नहीं आंका जा सकता। दूसरा मुकाबला भारत वर्सेस न्यूजीलैंड। पिछला मुकाबला भारत हार चुकी है पाकिस्तान के हाथों। थोड़ा सा मोरल जो है कहीं ना कहीं वो बूस्ट करने की जरूरत है और इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा गैप मिला है अपने थिंक टैंक के साथ चर्चा करने के लिए, अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए। बस जरूरत है आज बेहतरीन खेल की। तो तैयार रहिए क्योंकि आज शाम को मुकाबला खेले जाने वाला है और उसके बाद दीपावली भी आने वाली है। तो आज का मुकाबला कहीं ना कहीं हमारे त्योहारी जश्न में 4 चांद जरूर लगाएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश T20 फेस्टिवल स्पॉन्सर्ड बाय मोइरा सरिया हर न्यूज़ की धड़कन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर जारी है। आप डीजीएना न्यूज़ के साथ बने रहिए। नमस्कार। Mahendra Singh Dhoni gets the award.